वेलकम बैक टू द चैनल फ्रेंड्स। आज मैं आपको आज से 6 महीने पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसके अंदर मैंने जिक्र किया था, जिसके अंदर मैंने पूरा पोर्टफोलियो दिखाया था अपना पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का। तकरीबन कोई 6-8 महीने हो गए इस वीडियो को। तो बहुत सारे लोग कह रहे थे कि यार उसकी अपडेट आपके पास नहीं आई अभी तक, अपडेट आनी चाहिए कि अब क्या स्टेटस है उस पोर्टफोलियो का। तो डेफिनेटली मैं आपको दिखाऊंगा। उससे पहले कुछ डिस्क्लेमर्स ये हैं कि देखें, मैं एक जिस तरह से मैं काम करता हूँ, जिस तरह से मेरे सर्कमस्टांसेस हैं, जिस तरह से मेरी फैमिली सिचुएशन है, जो मेरी मंथली इनकम है लेट्स से, और जो मैं जिस होराइजन पे काम करता हूँ, जिस जिस टाइम फ्रेम पे काम करता हूँ, जितना मैं इन्वेस्ट करता हूँ, इसके अलावा मेरी रिस्क टेकिंग एबिलिटी क्या है, प्लस ये कि मेरी कोई एक्सपीरियंस है भी कि नहीं है। बाकी ये सारी चीज़ें आपको नोट करनी चाहिए। जब मैं ये सारी चीज़ें आपको बता रहा होता हूँ ना, तो आप उसको बहुत ज़्यादा सीरियस ना लिया करें कि मैं मेरा ये पोर्टफोलियो और मैंने ये स्टॉक्स लिए हैं। तो अब उसमें मैं जब दिखाऊंगा कि इसमें नुकसान हो रहा है, तो आप ये ना सोचें कि मुझे ये स्टॉक्स लेने, आपको खुद को ये स्टॉक्स लेने नहीं है। या अगर मैं ये दिखाऊँ कि मुझे इसमें फ़ायदा हो रहा है, तो आप ये सोचें कि मुझे आपके लिए ये स्टॉक्स अच्छे हैं। तो मैं मेरा बिल्कुल भी ये मकसद नहीं है इस वीडियो को दिखाने का। मेरा मकसद जो इस वीडियो को बनाने का वो ये कि अम, लोगों में मिसकॉन्सेप्ट होता है बहुत सारी चीज़ों का। स्टॉक मार्केट के अंदर जब इन्वेस्टमेंट करते हैं तो लोग चाहते हैं कि छक्का लग जाए और बस फ़ौरन जो है ना पैसे बन जाएँ और कोई नुकसान नहीं होना चाहिए और सब कुछ अच्छा-अच्छा होना चाहिए। हालाँकि प्रॉपर्टीज़ में भी जब इन्वेस्ट करते हैं, तो उसमें भी अगर आप देखें तो लॉन्ग टर्म के ऊपर ही फ़ायदा होता है। शॉर्ट टर्म में तो आप उसको बेचेंगे तो आपको लाज़मी नुकसान होगा, अनलेस के बहुत कोई ओवरशूट ना कर गई हो उसकी प्रॉपर्टी की प्राइस, जो कि आजकल मुझे नहीं नज़र आ रहा। अनलेस एंड अनटिल आप छोटी-मोटी कोई ऐसी सोसाइटी पकड़ लें जिसके अंदर कोई मेजर काम हो गया हो या बिल्कुल अंडर वैल्यूड हो और वो बढ़ गई हो। वही चीज़ स्टॉक्स के अंदर भी होती है कि अगर आपको कोई अंडर वैल्यूड स्टॉक मिल गया हो, उसमें आपने इन्वेस्ट कर दिया हो, तो वो पैसे उसके बढ़ जाएँगे। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो एक एक ग्रेजुअल इंक्रीज़ होती है प्राइसेज़ के अंदर, कोई आपके छक्के नहीं लग रहे होते। इस वीडियो को बनाने का अगेन मकसद, जैसे मैंने कहा, कि आपको सिर्फ ट्रांसपेरेंसी के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, ताकि आपको पता हो कि मैं जिन स्टॉक्स की बात करता हूँ या इन्वेस्टमेंट्स की बात करता हूँ, तो इस वक़्त मेरी क्या पोज़ीशन है उन इन्वेस्टमेंट के अंदर। मैं यूएस के अंदर भी यूएस स्टॉक्स के अंदर भी इन्वेस्टमेंट करता हूँ, और वो मैंने तकरीबन कोई 6 महीने पहले स्टार्ट की थी। उसके ऊपर मैंने अलग से वीडियो बनाई हुई है, उसके ऊपर जाके आप देख सकते हैं कि उसके अंदर क्या स्टेटस है, और मैं वो वीडियो हर 2-3 महीने बाद उसको भी अपडेट करता हूँ। इस वीडियो को मैंने इतना टाइम इसलिए र र लगाया क्योंकि इसके अंदर मैं बहुत सारी चीज़ें सीख भी रहा था इन बिटवीन, और मैं अभी आपको बताऊँगा जो मैंने इन्वेस्ट किए हैं जिन स्टॉक्स के अंदर, उसके अंदर मैंने क्या कुछ सीखा है, और उसके अंदर उसके बाद अब मेरी क्या स्ट्रैटेजी है। बाय द वे, ये मेरा एक पुराना अकाउंट है जो मैं यूज़ कर रहा था, मेजर इसी के अंदर इन्वेस्टमेंट्स हैं। इस मेरी जो नया मैंने अकाउंट बनाया है रोशन डिजिटल अकाउंट का, उस पे मैंने वीडियो बनाई थी कि क्यों मैंने रोशन डिजिटल अकाउंट के थ्रू स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट स्टार्ट की है। एक और ब्रोकर है जिसके साथ मैंने काम कर रहा हूँ, उनकी ऐप भी बहुत अच्छी है, मैं उस ऐप का रिव्यू लेकर आऊँगा, लेकिन अभी वो टेस्ट फेज़ के अंदर है। वो बहुत मुझे मुझे इससे अच्छी ऐप अभी तक नज़र नहीं आई है पाकिस्तान के अंदर। 1-2 ब्रोकर्स हैं और जो मुझे उन्होंने कॉन्टैक्ट किया है, लेकिन अभी तक जो मैंने ऐप यूज़ की है मुझे बहुत अच्छी लगी। मैं उसके बारे में ज़िक्र करूँगा क्योंकि अभी वो टेस्ट फेज़ के अंदर है, तो मैं अभी बता नहीं रहा। लेकिन गुड न्यूज़ इज़ दैट कि पाकिस्तान के अंदर वो ऐप्स आ रही हैं उस तरह की, जो कि स्टॉक्स के अंदर जो हम लेगेसी प्लेटफ़ॉर्म होते थे उनको देख रहे होते थे, उससे बेहतर अब फ़ोन की ऐप्स आ रही हैं। अब बात करते हैं कि मेरा क्या स्टेटस है इस पीएसएक्स के अंदर। ये अगेन डिस्क्लेमर्स के साथ प्लीज़ देखिएगा। इस पे डेफ़िनेटली कमेंट कीजिएगा, मुझको बताइएगा कि कहाँ पर गलत है, कहाँ पर सही है। मुझे कुछ तो पता है कि मैं कहाँ-कहाँ गलत हूँ। अच्छा, बिफोर वी गो इंटो दिस स्क्रीन, मैं आपको बताऊँ कि मैं न्यूज़लेटर लिखता हूँ, हर हफ्ते मैं न्यूज़लेटर लिखता हूँ। न्यूज़लेटर को सब्सक्राइब कर लें, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, वेबसाइट भी विज़िट करें, वहाँ पर मैं पर्सनल फाइनेंस और प्रोडक्टिविटी के ऊपर रेगुलर लिख रहा होता हूँ, और आपको एक नॉलेज बेस मिल जाएगी वहाँ पर, अगर आप इन दोनों टॉपिक्स में इंटरेस्टेड हैं। चलें, अब मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या स्टेटस है। मैं स्क्रीन की तरफ चलता हूँ और यहाँ पर मैं पूरा आपको एक स्नैपशॉट दिखाता हूँ। इसमें बेसिकली ये स्नैपशॉट आपको क्या दिखा रहा है, जब मैंने 2000 जब 2022 में स्टार्ट में वो वीडियो बनाई थी, उसके अंदर मैंने जो स्टॉक्स दिखाए थे कि मेरे पास क्या कितनी परसेंटेज में कितने स्टॉक्स हैं, यहाँ पर भी मैं परसेंटेज दिखाऊँगा कि किस परसेंटेज में क्या स्टॉक्स मेरे पास रखे हुए हैं। उन्होंने किस तरह से मुझे गेन दिया है या लॉस में है इस वक़्त, वो सारा स्नैपशॉट आपको अभी यहाँ पर नज़र आ रहा है। अब आप इसमें कुछ स्टॉक्स के बारे में बताता हूँ, जैसे मैंने कुछ जैसे ए लाइफ था, ये मैंने एक्सपेरिमेंटल लिया था। मैंने पहली दफ़ा किसी आईपीओ में इन्वेस्ट किया था, और वो मैंने क्योंकि मुझे आईपीओज़ नहीं नज़र आ रहे थे, तो मैंने कहा जब पहला आईपीओ आएगा तो मैं उसके अंदर इन्वेस्ट कर दूँगा, आँख बंद करके जो भी आएगा। तो वो आदमजी लाइफ का आईपीओ आया था, उसने मुझे डेफ़िनिटली नुकसान दिया था। ₹28 का आईपीओ था, तकरीबन कोई 21-22 रुपीज़ के ऊपर मौजूद है अभी, और मुझे पता है कि उसके अंदर कोई एज़ सच ग्रोथ नहीं होनी, तो मैंने कुछ उसका अपना पोज़ीशन क्लियर की थी, और कुछ रखे हुए थे, कुछ मैंने पूरा 100% मैंने उसको नहीं बेचा था। लेकिन वो उसने अभी तक मुझको तकरीबन कोई 37% का नुकसान दिया हुआ है, ऑल्दो कि अमाउंट बहुत ज़्यादा नहीं थी। एयरलिंक के अंदर मैं खुद इन्वेस्ट करता हूँ, क्योंकि मुझे है कि पाकिस्तान के अंदर जैसे जिस तरह से टैक्स बढ़ते हैं, पाकिस्तान के अंदर बढ़ रहे हैं टैक्स,
बाहर की इम्पोर्टेड चीज़ों के ऊपर, भले वो कार हो, भले वो मोबाइल फ़ोन हो, तो उसके हिसाब से ये एक अच्छी कंपनी है एयरलिंक, इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट मैं करता रहता हूँ इसके अंदर। जब मैंने लास्ट टाइम वीडियो बनाई थी तो उस टाइम पर तकरीबन कोई 50 रुपीज़ का स्टॉक था, आज ये 40 रुपीज़ का स्टॉक है और इसके अंदर जो परसेंटेज इन्वेस्टमेंट है वो बहुत कम है, 0.6% के करीब है और सॉरी 1.7% के करीब आज है, उस वक्त 0.7% के 0.6% के करीब थी, जो मैंने बढ़ाई है रिसेंटली जब वो टैक्स लगा था मोबाइल फ़ोन्स के ऊपर और थोड़ा-सा रिलीफ मिला था जो लोकल कंपनीज़ थी, तो मैंने उस टाइम पे बढ़ाई थी, लेकिन अगेन इस वक्त -21% के ऊपर मौजूद है। आरिफ हबीब लिमिटेड के अंदर मैंने इन्वेस्टमेंट की थी, मैं उसमें जानना नहीं चाह रहा कि मैंने क्यों की थी। इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, लेकिन -8% के ऊपर मेरा पोर्टफोलियो है अभी। एवीएन के अंदर एक अच्छा सॉफ्टवेयर हाउस है, उसके अंदर मेरी इन्वेस्टमेंट है 6.8% के करीब इन्वेस्टमेंट है। 0% इस वक्त तक गेन है, अगर कंपेयर करें जनवरी 2022 से अब तक, तो तकरीबन 0% का गेन है। डिविडेंड इसने पे किया है मुझे, मेरे ख्याल से इसने कुछ बोनस शेयर्स भी किए थे, आई डोंट रिमेंबर, लेकिन मैंने जो यहाँ पर आपको परसेंटेज गेन दिखा रहा हूँ, इसको मैंने इसमें डिविडेंड भी इनकॉर्पोरेट कर लिया है। इसके अंदर मैंने जो मुझको बोनस शेयर्स मिले थे वो भी इनकॉर्पोरेट कर लिए, तो मैंने वो सारी चीज़ें इनकॉर्पोरेट करके यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ। डॉल्मेन सिटी रीट इज़ समथिंग आई लाइक, और मैं उसमें ऑन एंड ऑफ बेसिस के ऊपर इन्वेस्टमेंट कर रहा होता हूँ। 4.2% है मेरे पोर्टफोलियो का इस वक्त और 13% रिटर्न दिया है आज तक इसने, इंक्लूडिंग द डिविडेंड्स। इसके अलावा एंग्रो फर्टिलाइजर इज़ अ वेरी फेमस स्टॉक जो कि मुझे पसंद है। 19% मेरी पहले की इसमें पोर्टफोलियो में वेटेज थी, इस वक्त 8.4% है और उसका रीज़न ये है कि 2 चीज़ें उसके 2 रीज़न्स हैं उसके। एक तो ये कि मैंने उसके बाद ईपीसीएल के अंदर ज़्यादा स्टेक्स डाले थे जब और एंग्रो और ईपीसीएल दोनों सेम कंपनीज़ हैं, तो मैंने उसके अंदर थोड़े से स्टेक्स डाले थे, तो मैंने कहा एक कंपनी के अंदर ज़्यादा बड़ा, क्योंकि वो एंग्रो ग्रुप तो एक ही है ना, तो उसके अंदर बड़ा शेयर नहीं होना चाहिए। और दूसरा ये कि जब मैंने रोशन डिजिटल अकाउंट खोला है और उसके अंदर मैंने इन्वेस्टमेंट किया, तो उसके अंदर बाय द वे मैं अच्छे स्टॉक्स कर रहा हूँ इन्वेस्ट। आज से कोई 2 महीने पहले मेरे ख्याल से मैंने स्टार्ट की थी उसमें इन्वेस्टमेंट, और अभी वो मैं पॉजिटिव में हूँ उसके अंदर। वो मैं वीडियो कभी और बाद में बनाऊँगा या मैं इनको कंबाइन करके बनाऊँगा, उस पोर्टफोलियो में मैं पॉजिटिव हूँ। इसके अंदर अगर बात करें तो इसने बहुत अच्छा रिटर्न दिए, एंग्रो फर्टिलाइज़र ने 29% का इस वक़्त फ़ायदा हो रहा है इसके अंदर, और इसने डिविडेंड्स भी पे किए हैं और इट्स ऑल गुड देयर। ईपीसीएल अगेन एंग्रो की एक और कंपनी है, इस वक़्त 4% के स्टेक्स हैं उसके अंदर मेरे, और 46% इसके अंदर तकरीबन कोई प्रॉफ़िट हो चुका है अब तक, और इसके अंदर भी डिविडेंड्स उन्होंने पे किए हैं। एफसीसीएल के अंदर शुरू में मैंने कुछ इन्वेस्टमेंट कर ली थी, उसके बाद मैंने कोई इन्वेस्टमेंट नहीं की है, गलती हो गई थी उस वक़्त, लेकिन एनीवेज़ वो -18% के ऊपर मौजूद है अभी। लोटे केमिकल इज़ अ गुड कंपनी, अगेन थोड़ा बहुत मैं पढ़ता रहता हूँ, सॉरी इसके बाद हपको था। हपको इज़ एन एवरेज काइंड ऑफ कंपनी, अच्छा डिविडेंड देती है। मैंने और भी जो फंड मैनेजर थे उनकी रिपोर्ट्स पढ़ी थी, उसके अंदर नज़र आ रहा था मुझको, मैं हमेशा थोड़ा बहुत उसमें डालता रहता हूँ। कुछ चीज़ों के फंडामेंटल्स मुझे बहुत, और फंडामेंटल्स के अंदर अगेन मैं बहुत ज़्यादा इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकता, बहुत ज़्यादा रिसर्च नहीं कर सकता स्टॉक्स के बारे में, तो मैं अगेन जो आपको ये चीज़ें बता रहा हूँ, इसमें बहुत सारी चीज़ें मैं खुद पढ़ के, जो मुझे फंड मैनेजर्स की रिपोर्ट होती है वो पढ़ के, कुछ थोड़े बहुत केपीआईज़ देखकर मैं उसमें इन्वेस्ट कर देता हूँ। मैं बहुत ज़्यादा इसके अंदर रिसर्च नहीं कर सकता, टाइम ही नहीं है मेरे पास। तो हपको के अंदर ऑलमोस्ट -5% का रिटर्न है, क्योंकि रिसेंटली इसके स्टॉक्स को के नीचे आए, लेकिन डिविडेंड इसने पे किया है। इसी तरह लोटे केमिकल ने कोई डिविडेंड पे नहीं किया, लेकिन डिविडेंड पेइंग स्टॉक है, लेकिन इसके जो स्टॉक की रैली है वो बहुत ज़बरदस्त थी। 13 रुपीज़ का था एक ज़माने में, जब जनवरी में था, और आज 26 का है। बाय द वे जो रेट्स मैं बता रहा हूँ लास्ट प्राइस के, ये हो सकता है आगे पीछे हों, क्योंकि ये वीडियो का टाइम आगे पीछे हो सकता है, तो हो सकता है ये आज के डेट जो मैं देख रहा था लोटे केमिकल का 24 पे था, लेकिन इस वक्त जब मैं कैलकुलेशन कर रहा था तो 26 के ऊपर मैंने इसको बनाया था। तो 1.106% का इसमें रिटर्न है, लेकिन बहुत कम इसके अंदर मैंने अपने स्टेक्स रखे हैं 0.6% के। लकी सीमेंट इज़ समथिंग, और लकी ग्रुप इज़ समथिंग जो आई आई रियली एडमायर, और अच्छी कंपनी है और अच्छे प्रोडक्ट्स हैं। अनफॉर्चुनेटली स्टॉक्स की प्राइस उस तरह से नहीं बढ़ रही है, लेकिन इन एनी केस आई कीप ऑन इन्वेस्टिंग इन दिस स्टॉक, और अभी -26% के ऊपर मैं हूँ इसमें। एमसीबी बैंक में मैंने इन्वेस्टमेंट इसलिए की थी कि हमेशा हम सुनते थे कि भाई रिटर्न्स अच्छे मिलते हैं, बैंक्स रादर देन गोइंग इनटू द बैंक डिपॉजिट्स, आपको बैंक के स्टॉक्स लेने चाहिए, उसमें आपको रिटर्न मिलते हैं। लेकिन इस वक्त क्योंकि बल्कि इसका स्टॉक तो और फर्दर नीचे गया, 133 पे भी नहीं है, आई थिंक 122 पे चला गया। रिसेंटली उसने काफ़ी ज़्यादा गवर्नमेंट ने इसके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाई हैं, टैक्सेस लगाए हैं, सुपर टैक्स भी लगाया है, और इस तरह की बहुत सारी न्यूज़ आई हैं, जिसकी वजह से बैंकिंग स्टॉक्स नीचे गए हैं। लेकिन इन एनी केस मैं इसके अंदर इन्वेस्टेड हूँ और आगे भी रहूँगा। कम प्राइस हो जाती है तो मेरा थोड़ा-सा फ़ायदा हो जाता है, क्योंकि मुझे उसके अंदर चीप मिल जाता है। तो एमसीबी इज़ समथिंग
या कोई भी बड़ा बैंक इज समथिंग, अनलेस कोई मेजर उसके अंदर, क्योंकि ये तो सेक्टर वाइज इशू आया था ना, जो एमसीबी के अंदर आया था वो सेक्टर वाइज इशू आया था, तो इसलिए सारे बैंक्स हैमर हुए थे, तो वो मेरे लिए कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। अगर सारी सेक्टर पे इशू आया तो मैं फर्दर उसमें इन्वेस्टमेंट करता रहूंगा, अनलेस एंड अनटिल कंपनी के साथ कोई अपना इशू हो जाए। एमसीबी आरिफ हबीब में, जैसे मैंने आरिफ हबीब लिमिटेड में इन्वेस्ट किया था, उस टाइम पे मैंने वहाँ भी किया था। आई डोंट वांट टू गो इनटू डिटेल कि मैंने क्यों इन्वेस्ट किया था, लेकिन -16% के ऊपर अभी मौजूद है। डिविडेंड पेइंग स्टॉक है, तो बाद में कभी ना कभी इसके अंदर फ़ायदा होना है। मिल्लत ट्रैक्टर्स के अंदर मैंने रिसेंटली इन्वेस्ट किया है और बहुत अच्छे रिटर्न्स मिल रहे हैं, लेकिन क्योंकि इसकी वेटेज ज़्यादा नहीं है मेरे अपने पोर्टफोलियो में, अब एवरी नाउ एंड देन आई कीप ऑन एडिंग इट, लेकिन अभी इस वक्त बहुत ज़्यादा कोई उसके अंदर वेटेज नहीं है, लेकिन अदरवाइज 26% का रिटर्न है। मीज़ान का ईटीएफ मशहूर था, लिया था पहले, उसके बाद मैंने इसके अंदर एज़ सच एक दफ़ा और लिया था, लेकिन फिर बाद में मुझे जब समझ में आ गई थी बात, तो मैं अब जो मीज़ान के ईटीएफ के अंदर कंपनीज़ होती हैं, मैं उनको देख के उनके अंदर इन्वेस्ट कर देता हूँ, रादर देन गोइंग टू मीज़ान ईटीएफ। तो आई एम जस्ट वेटिंग कि डिविडेंड अनाउंस करें ये, और उसके बाद देखते हैं इसको रखना है कि नहीं रखना है। अच्छा, प्लीज़ लाइक ज़रूर करें इस वीडियो को, क्योंकि लाइक करने से एल्गोरिथम यूट्यूब का ऐसा है कि उसको फर्दर रीच मिलती है, तो लाइक प्लीज़ कर दें, और सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करें चैनल को। नेशनल फूड्स इज़ अ गुड कंपनी अगेन, उसके अंदर 152 पे मैंने ले लिया था, 144 पे इस वक्त मौजूद है। लेकिन आई वुड स्टिल कीप ऑन बाइंग दिस कंपनी, जैसे जैसे मैं अगेन एज आई सेड रुपी कॉस्ट एवरेजिंग के ऊपर मैं इसको बाय करता रहूँगा। नेशनल रिफाइनरी हो गई, और इसके अलावा पीओएल हो गया, ये दो इस तरह की कंपनीज है जो कि ऑयल रिलेटेड कंपनीज हैं। तो इन दोनों कंपनीज ने इस वक्त, क्योंकि ऑयल प्राइसेस ज़्यादा हैं और फेवरेबल इन्वायरमेंट मिल रहा है इनको, तो इन्होंने रिटर्न्स दिए हैं, लेकिन अगेन इनकी वेटेज ज़्यादा नहीं है मेरे पोर्टफोलियो में, तो बहुत ज़्यादा इंपैक्ट नहीं करती हैं। ओजीडीसी के अंदर इस वक्त लॉस है -6% का, लेकिन अगेन ओजीडीसी भी एक, ऑल्दो कि इसके प्राइसेस जो हैं वो ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम नीचे ही गए, लेकिन इन एनी केस आई एम जस्ट कीपिंग देम। पीआईसीटी, पाकिस्तान इंटरनेशनल कंटेनर टर्मिनल, इज़ अ गुड स्टॉक, 12% का रिटर्न दिया है, डिविडेंड भी पे किया था इन्होंने, तो आई एम कीपिंग देम एज वेल। पीएसएक्स का अपना स्टॉक लिया था, जस्ट टू सी कि आगे क्या होता है। कुछ चीज़ों को मैं ले रहा होता हूँ, और मैं सिर्फ उसके लिए लेता हूँ कि मैं उनका ट्रेंड्स को फॉलो कर सकूँ। तो बाय द वे ये भी पॉइंट है कि मैं अपने स्टॉक्स को जब ले रहा होता हूँ, तो आप ये देख कर के मेरे पोर्टफोलियो में क्या है, तो ना उसमें पॉजिटिव अपना ओपिनियन बनाएं या नेगेटिव बनाएं, क्योंकि कभी-कभी मैं स्टॉक सिर्फ इसलिए ले रहा होता हूँ कि मुझे उसको फॉलो करना होता है। आई एम ओके विद दैट, क्योंकि मुझे चाहे उसमें लॉस हो, चाहे मुझे उसमें फ़ायदा हो, लेकिन मेरी लर्निंग हो रही होती है, मैं बहुत सारे और एस्पेक्ट्स देख रहा होता हूँ। तो इसलिए पीएसएक्स मैंने इसलिए लिया था। उसके बाद सिस्टम्स लिमिटेड इज़ अ गुड स्टॉक, इसने अभी डिविडेंड भी पे किया था, इसने बोनस स्टॉक्स भी दिए थे, और आई थिंक और भी कुछ हुआ था इसका, तो ऑल्दो कि कोई बहुत ज़्यादा रिटर्न नहीं है, लेकिन इट्स फाइन, आई मीन -4% के ऊपर इस वक्त मौजूद है। टीआरजी और डब्ल्यूटीएल दो ऐसे स्टॉक्स थे जो किसी ज़माने में लिए हुए थे, और इनका था वो कि मेरा कुछ जब पता नहीं था कुछ, तो इस तरह की टाइम पे लिया था, लेकिन टीआरजी को मैंने एवरेज आउट करके फिर भी -26% पे ले आया हूँ, जबकि ये अच्छा खासा लॉस में था। तो एवरेजिंग हो जाती है इसके अंदर, कभी-कभी मैं इसके अंदर थोड़ा बहुत ट्रेड कर लेता हूँ, तो वो इसके एवरेज को मैं इम्प्रूव करके इवेंचुअली इसको मैं फ़ारिग कर दूँगा, और डब्ल्यूटीएल का भी इसी तरह से है कि वो भी फ़ारिग हो जाएगा। और अगेन एज़ आई सेड कि मैंने जो रोशन डिजिटल अकाउंट के थ्रू जो अपना पोर्टफोलियो बनाया है, उसके अंदर बहुत सेलेक्टेड स्टॉक्स उसमें मैंने रखे हैं, और वो कभी और मैं उसमें दिखाऊँगा, बल्कि हो सकता है मर्ज करके मैं एक और वीडियो बनाऊँ। बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं, और बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन है, और वैलिड क्वेश्चन है कि ये मैं किस तरह से अपना पोर्टफोलियो मैनेज कर रहा होता हूँ, क्योंकि इसको आसान नहीं है मैनेज करना। मैं फ़िलहाल जो है अपनी जो भी ऐप है, मैं आरिफ हबीब को यूज़ करता हूँ, तो उनका जो टर्मिनल से जो मुझे एक्सपोर्टेड डेटा मिलता है, मैं उसको थोड़ा बहुत फ़ॉर्मेट करके कि कब मुझे डिविडेंड मिलता है, उसके अलावा मैं डिविडेंड्स को अलग ट्रैक कर रहा होता हूँ। स्टॉक स्प्लिट्स को मैं अलग ट्रैक कर रहा होता हूँ, और ये सारी चीज़ें मैं खुद ट्रैक कर रहा होता हूँ। ऑल्दो कि इसकी ऐप्स हैं लाइक सरमाया, या और बहुत सारी ऐप्स हैं जिनके थ्रू आप कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि मुझे अगेन मैं बहुत सारी चीज़ों को लर्न कर रहा होता हूँ, उनको अपनी वीडियोज़ के लिए भी मैं अपना काम कर रहा होता हूँ, तो मुझे खुद उनको करना पड़ता है। आसान काम नहीं है जो मैं कर रहा हूँ जिस तरह से, क्योंकि उससे आपका काम बढ़ जाता है, और लेकिन ट्रैक मैं अच्छी तरह से कर रहा हूँ। जो ये नंबर्स मैं आपको दिखा रहा हूँ, आई एम 100% श्योर कि ये नंबर्स करेक्ट हैं। वरना अगर आप किसी थर्ड पार्टी ऐप के थ्रू कर रहे होते, तो आप 100% श्योर नहीं हो सकते थे कि ये चीज़ें इसी तरह नज़र आ रही हैं, क्योंकि ये मैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम भी बता सकता हूँ कि लेट्स से 8 महीने हुए हैं किसी चीज़ को 10 महीने हुए हैं लिए हुए, किसी चीज़ को 2 साल हो गए हैं लिए हुए, तो उसने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उसने कैसे रिटर्न्स दिए मुझको, तो मैं उस तरह से भी ट्रैक कर सकता हूँ। प्लीज़ मेरे इस पोर्टफोलियो को अपने ऊपर रेप्लिकेट ना करें, इसमें मैंने आपको दिखा दिया क्या नेगेटिव है, क्या पॉजिटिव है। आई एम बीइंग टोटली ट्रांसपेरेंट हियर।
इस वक्त आई डाउट कि कोई भी पॉजिटिव में होगा। इवन इन यूएस मार्केट मेरे एक दोस्त से बात हो रही थी, वो 6 फिगर्स यूएसडी के अंदर नेगेटिव है इस वक्त, ऑल्दो कि उसके पास सारे अच्छे अच्छे स्टॉक्स हैं। तो ये हो सकता है, किसी के साथ भी हो सकता है। थोड़ा सा बैकग्राउंड लर्निंग होनी चाहिए, जो कि मेरी अब हो रही है। मैं वीडियोस बनाता हूँ तो उसकी वजह से मेरी लर्निंग हो रही है। आई एम नॉट सेइंग कि मुझे बहुत कुछ आता है, क्योंकि मैं देखता हूँ, मैं कुछ डिस्कॉर्ड ग्रुप्स के ऊपर हूँ, तो उसमें मुझे नज़र आता है कि लोग किस तरह से कितनी रिसर्च कर रहे हैं, जो कि आई एम नॉट डूइंग एट ऑल। लेकिन अगेन उन सारी रिसर्च का फ़ायदा नहीं होता। अगेन जब आप गिरनी होती है ना मार्केट, जब स्टॉक की प्राइस नीचे गिरने होते हैं तो वो गिर जाते हैं। फंडामेंटल्स वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन जब ओवरऑल इकोनॉमी आपकी नीचे जा रही है, एक ओवरऑल एक वेव है, तो फिर आपका कुछ भी नहीं हो सकता, वो काम खराब होना ही है। तो इसीलिए ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम आपको चीज़ें सीख रहे होते हैं। जैसे अभी कोविड के बाद जब लोगों ने, जो लोग नए-नए लोग इन्वेस्ट करने के लिए स्टार्ट किया है, चाहे वो यूएस हो, चाहे वो पाकिस्तान हो, जब स्टॉक मार्केट ऊपर गई है, तो वो समझ रहे थे कि ये अब इसी तरह से रहेगा। लेकिन ऐसा नहीं होता। बहुत सारे लोगों को रियलिटी पता नहीं होती है, जिन्होंने पीछे गलतियाँ की होती हैं, हमें उनसे सीखना चाहिए। या अगर मैं हमेशा कहता हूँ, मैंने अपने एक दोस्त को भी कहा था जब वो क्रिप्टो के अकाउंट्स बना रहा था, तो मैंने कहा था कि यार आप करें ज़रूर इन्वेस्ट, आपको, क्योंकि आपको अब आपको करना है तो आप प्लीज़ करें। लेकिन हमेशा जब भी करें कोई नई चीज़, तो उसमें कम अमाउंट से स्टार्ट करें। जब भी आप कम अमाउंट से स्टार्ट करेंगे तो आपको उसमें पता चल जाएगा, और एक टाइम आएगा विदिन 1 साल 6 महीने के, आपको पता चल जाएगा कि उसके अंदर लॉस भी हो सकता है, और लॉस के चांसेस क्या बनते हैं। अगर आप डायरेक्ट ऑल इन चले जाएँगे, तो उसके अंदर नुकसान के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसके अलावा मैंने एक और वीडियो बनाई थी जिसके अंदर मैंने डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स को किस तरह से आप सर्च कर सकते हैं, किस तरह से आप निकाल सकते हैं, वो यहाँ पर मैंने उसका लिंक लगा दिया कि किस तरह से आप डिविडेंड पेइंग स्टॉक को फ़िल्टर आउट कर सकते हैं। इसके अलावा मैं किस तरह से मार्केट्स में रहता हूँ, मार्केट्स पे रिएक्ट करता हूँ, क जब वो क्रैश हो रही है, तो यहाँ पर मैंने उसकी वीडियो लगा दी है। कैसी लगी वीडियो प्लीज़ मुझे बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय।